हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज लेक्चर नंबर 3 में। क्लास 10th की फिजिक्स का यह लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने देखा होगा, जिसमें मैंने बहुत अच्छी टॉपिक्स और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था और आप सभी बच्चों को मज़ा भी उन लेक्चर्स को देख करके बहुत ही आया होगा। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में जिस टॉपिक तक हमने उन 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, जितने भी टॉपिक तक, उन्हीं की सीक्वेंस में आज ये टॉपिक होने वाली है और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग उस लेक्चर्स को देख करके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है कि आप घर बैठे बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से आप उसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक, ऐसे कई बच्चे हमारे समाज में होते हैं जो पैसे एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बैच एफर्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि ट्यूशन की फीस वो नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी एडटेक कंपनियां हैं जिनका बैच लॉन्च होता है, क्लास 10th का फलाना बैच, क्लास 10th का ढिमका बैच, जो इतने रुपए का है, वो इतने रुपए का है, लेकिन वो पैसे भी वो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उस केस में उसके ही पैरेलल जो बैच आप किसी एडटेक कंपनी से, किसी कोचिंग से पढ़ते हो पैसे दे करके, उसके ही पैरेलल आप लेक्चर्स मैं आपके लिए फ्री लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हुआ हूं, आप सभी बच्चों की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। तो देर किस बात की, और आप जुट जाइए अपनी तैयारी में और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और अपने मार्क्स को, अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को, परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करने का प्रयास करिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक से रिलेटेड ही बात करते हैं। जैसा कि आपको हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपने दूसरे वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था और वहां पर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी। आज हम उसी के आगे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बात करने वाले हैं। पीछे आपको टॉपिक दिख भी गया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है ना, आप उठाइए पेन और कॉपी और नोट्स बनाइए, फटाक से हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जी आपसे कह रहा हूं, उठिए तुरंत नोट्स लेके आइए और हेडिंग बनाइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए समझाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो हमने बताया था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। माने एक लाइट रेज ऐसे आती है और किसी स्मूथ सरफेस से ऐसे आती है, स्मूथ सरफेस से टकरा करके इधर चली जाती है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वो 2 टाइप का था, उसमें हमने देखा भी था लेक्चर नंबर 2 में कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो उसी के आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, माने जो रिफ्लेक्शन होता है उसका कोई ना कोई तो नियम होता होगा ना। तो क्या होता है ये सीखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। माने रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं बेटा? 2 लॉज हैं। 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं। पहला कौन सा है तो आपको दिख गया होगा, पहला है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ, रिपीट कर दे रहा हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। माने एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे लिखते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं। ठीक सर, इक्वल टू इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। क्लियर है ना? तो पहला हमारा नियम ही है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस माने जो आई है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। माने अगर हम बात करें एंगल ऑफ आई जो है हमारा वो बराबर है एंगल आर के। सर ये आई और आर क्या है? तो हमारे लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जहां पर आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आगे फिर से एक बार स्लाइड लेकर के आपको अभी तुरंत समझाने का प्रयास कर लूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे माने जो आने वाली किरण है, द नॉर्मल टू द मिरर, और जो मिरर के ऊपर नॉर्मल खींचा गया है एट द पॉइंट के ऊपर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन।
माने एक स्लाइड ले लेते हैं, जैसे हमने ये सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये सीखा था हमने, किसमें सीखा था बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने सीखा था। क्लियर है ना? तो आइए, इसमें हमने बताया था कि ये हमारा कोई स्मूथ सरफेस है। ये क्या है बेटा? हमारा कोई स्मूथ सरफेस है, कोई स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस है, एंड पॉलिश्ड सरफेस है ना? जनरली ये किसका बना होगा? हमने ये भी बताया था, ये ग्लास का है। किसका है बेटा? ग्लास का है। ग्लास माने कांच का है। किसका है? कांच का है। ठीक है ना? अब ये जो रेज आ रही है, ये जो रेज हमने बताया था, ये आने वाली रेज को इंसिडेंट रेज कहते थे। क्या कहते थे बेटा? इंसिडेंट रेज कहते थे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। और ये आती है देखो ऐसे, और आ करके ये स्मूथ सरफेस से टकराती है, और टकरा करके इन सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, माने चली जाती है। ये बात हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था। यदि आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो पहले जाइए लेक्चर नंबर 2 को देखिए, फिर ये समझ में आएगा। क्योंकि अगर उसको आप नहीं देखे हो तो ये उसके आगे की टॉपिक है प्रिय, तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना? तो और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। और सर ये है हमारा नॉर्मल। ये क्या है सर? हमारा नॉर्मल है। तो सर हमने बताया था आपको कि जो एंगल बनेगा किसकी तरफ? जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे की तरफ, उसको कहेंगे आर, और जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे की तरफ, उसे कहेंगे एंगल आई। तो इसको क्या कहेंगे सर? आई को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते थे। क्लियर है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर इसको आर को क्या कहते थे बताया था आपने? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? तो इस केस में हमने जो बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला नियम था कि यही पूछा गया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, माने ये आई, वो यहाँ से यहाँ तक के एंगल आर के बराबर है। देखो आप, यही तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? समझ में आया? फिर दूसरा कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, देखो दूसरा देखो कि द इंसिडेंट रे और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। तीनों एक ही प्लेन में हैं। यही बात तो कह रही है। देखो यहाँ पर द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट पे ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है ना? समझ में आया? तो देखा आपने, यहां से फिर से मैंने समझा करके आपको दोनों लाज यहां पर बताया। माने यहां पर क्या बताया हमने कि सर एंगल आई जो है हमारा, एंगल जो आई है वो एंगल आर के बराबर है। ये नियम में पहले में बताया गया, और दूसरे में क्या बताया गया कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और सर जो नॉर्मल है, और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। कहां पे हैं? सेम प्लेन में, सेम प्लेन में है। क्लियर है ना? तीनों सेम प्लेन में है ये। ठीक है ना? तो इससे क्लियर होता है क्या? इससे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ? समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात? पक्का समझ में आ गया? जी आप ही से कह रहे हैं समझ में आया? ठीक है, अगर आया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि नहीं आया है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर नहीं आया है। आप जरूर इसको दोबारा समझाने का प्रयास करिएगा अपनी आने वाली क्लासेस में। तो बेटा मैं जरूर प्रयास करूंगा उसको अच्छे से समझाने के लिए। और आप सबसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। जितना मन लगा के देखते हैं प्रिय, उतना ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक, आप हजारों रुपये पैसे दे करके किसी बैच में जो बैच खरीदते हो, जो पढ़ते हो, उससे उसी के पैरेलल आपका ये लेक्चर होने वाला है। आपने देखा होगा, आपने देख लिया कि एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया है। ठीक है ना? तो तनिक भी अंतर नहीं आने वाला है। बस अंतर ये है कि वहां पर पैसे दे के पढ़ते हो, यहाँ पर मैं यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूँ।
तो होता ना है कि घर की खेती साग के बराबर। हो सकता है कि कोई चीजें जब आपको बहुत अच्छी चीजें अगर फ्री में मिलने लगती हैं तो इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देता है, और छोड़ क्या देता है मतलब उसकी ज्यादा कद्र नहीं करता है कि यार ये तो फ्री ही है, हम जो पैसा देके खरीदेंगे वो सामान हमारा अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या क्वालिटी ऑफ द थिंग्स या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पैसे से नहीं तोला जा सकता। जो मैंने मेहनत और एफर्ट आप अपने लेक्चर में आपको पढ़ाने के लिए लगाया है वो सीधा सीधा आपको लेक्चर में दिख रहा होगा कि किस मेहनत से मैं लेक्चर आपके समक्ष लेकर आता हूं। तो उस मेहनत को नजरअंदाज न करते हुए, उसको तवज्जो करते हुए आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे कि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते। आपकी सफलता के लिए हम दिन रात खड़े हैं आपके लिए, तो आपकी सफलता के लिए आप क्यों नहीं खड़े हैं। तो मेहनत से पढ़िए और अपने जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो दोस्त हैं उनको ये जो है लेक्चर सेंड करिए ताकि उनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए। क्लियर है ना। तो आशा करते हैं कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसके आगे क्या टॉपिक है मैं आपको समझाता हूं। आगे जो टॉपिक है मिरर्स। क्या है बेटा? मिरर्स। आपके स्कूल वाले सर जी ने मिरर्स आपको पढ़ाया होगा और किताब ऐसे ली होगी और लिखा दिया होगा डेफिनेशन। अच्छा डालो मिरर, ये मिरर, ये मिरर। ऐसा नहीं है, मिरर आपको समझ में आना चाहिए कि मिरर वास्तव में है क्या। मैं हमेशा कहता हूं कि रट्टाफिकेशन की स्टडी कभी काम नहीं आती है, कभी काम नहीं आती है। 4 लाइन से आपका मोटिवेशन हम करना चाहते हैं कि कभी मायूस ना होना जिंदगी में, कभी मायूस ना होना जिंदगी में। एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। कभी मायूस ना होना जिंदगी में, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। यदि दिल में हो आग, यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, आप भी कलाम बन सकते हैं। आप सब कलाम हैं, आप सबके अंदर वो आग है पढ़ने की, बस उसको लाइट अप करने की देरी है। जिस दिन आपने उसको लाइट अप कर लिया, यकीन मानिए कि सफलता कदम चूमेगी आपकी, एक दिन सफलता कदम चूमेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि भले थोड़ा थोड़ा बढ़िए। कल भी मैंने अपने दूसरे लेक्चर में आपको मोटिवेट किया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप हमेशा मोटिवेट रहिए। बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है वो एक क्षणिक रहता है, लेकिन अंदर से जो प्रेरणा जगती है कि हमें इसलिए पढ़ना है। कहते हैं कि पढ़ने की, ना पढ़ने की 1000 वजह होती हैं, ना पढ़ने की 1000 वजह होती हैं, लेकिन पढ़ने की एक भी वजह जिस दिन आपने ढूंढ ली ना, उस दिन काया पलट हो जाएगी, जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? आप एक रीजन ढूंढ लो, एक ऐसा कारण ढूंढ लो जिसके कारण आपको पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वो दहाड़ा है। शिक्षा माने जो आप कर रहे हो यही कर्म, बहुत अच्छे से यदि आप नॉलेज गेन करते हो तो सैकड़ों क्या लाखों की भीड़ में आप दहाड़ सकते हो। शिक्षा उस शेरनी का दूध है। तो अपने माता पिता के चेहरे की तरफ देखिए मेरे प्यारे भाइयों कि वो आपको किस संघर्ष से आपको किसी अच्छे स्कूल में या जैसे भी स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, उनकी कद्र करिए। और यदि भगवान ने, ईश्वर ने आपको फ्री में पढ़ने का मौका दिया है यूट्यूब पर, तो आप उस मौके को यूं ही न जाने दें। किसी न किसी रीजन से हमको यहाँ पर प्रेरणा आई होगी मन में कि एक लेक्चर डाला जाए यूट्यूब पे फ्री बच्चों के लिए। ठीक, जाहिर सी बात है कि मेरा तो व्यू तो आएगा ही, जैसा भी आ रहा है, अभी छोटा छोटा व्यू आ रहा है। कोई अभी बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हो गया हूं मैं, ना कोई बहुत बड़ी कोचिंग हो गई है। छोटा छोटा व्यूज आ रहा है, 16-20 ऐसे व्यूज आ रहा है। लेकिन मुझे गर्व की बात है कि भले 50 लोग देख रहे हैं, लेकिन कम से कम 50 लोग तो देख रहे हैं। मुझे इस बात का दुख कतई भी नहीं है कि मुझे इतने कम लोग देख रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि कम से कम इतने लोग तो देख रहे हैं। इतने लोगों का फ्यूचर में तो बना पा रहा हूं, इतने लोग तो मेरे लेक्चर्स को देख पा रहे हैं और कमेंट भी बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे आप बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा सुधार रहे हैं सर, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, हम लोग साथ बना के चल रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आपको यदि लेक्चर पसंद आ रहा हो, आता हो और लगे कि हाँ इसमें कुछ जान है लेक्चर में, आपको
इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है यदि आपने इसको 100% अपना दे करके इस लेक्चर को देखा। तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को जो बहुत अच्छा से जो है पढ़ाई कर पाए और अपना परीक्षा में आपके साथ ही बहुत अच्छा से स्कोर कर पाए परसेंटेज को। तो आइए सीखते हैं कि मिरर क्या है। मिरर, आपने घरों में जब कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो एक चीज होता है आपके घर में जहां पर आप ऐसे ऐसे बालों को झाड़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और आप इसे देख करके क्रीम वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो वस्तु क्या है? मिरर है। तो दुनिया की हर कोई वस्तु प्रिय मिरर हो सकती है यदि उसको पॉलिश इतना कर दिया जाए, इतना स्मूथ कर दिया जाए कि वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगे। क्या होने लगे? कि लाइट रेज ऐसे जाए तो टकरा करके ऐसे वापस चली जाए। किसी भी चीज को, ये बोर्ड है मेरा, अगर इस बोर्ड को इतना पॉलिश कर दिया जाए, ये इतना शाइनी हो जाए, रेज ऑफ लाइट ऐसे जाए और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाए, तो ये बोर्ड भी हमारा मिरर हो सकता है। सर क्या दीवार मिरर हो सकती है? हाँ, यदि उसको पॉलिश इस तरह कर दिया जाए, उसको इतना स्मूथ कर दिया जाए कि वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगे, तो वो मिरर का काम कर सकती है, मिरर उसको कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये तो आपको समझाने के लिए हम बता रहे थे। आइए बुक के हिसाब से साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, और मिरर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो पेशेंस बनाए रखिए और बहुत अच्छे से देखा करिए, बहुत अच्छे से लेक्चर को देखिए, बिना स्किप किए हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके कॉग्निटिव माइंड में समझ में आने वाली है। क्लियर है ना। तो मिरर्स क्या है? मैंने कहा कि अ सरफेस, एक ऐसा कोई सरफेस विच रिफ्लेक्ट, देखो जो रिफ्लेक्ट करता है द रे ऑफ लाइट को, है ना, इंसिडेंट अपॉन इट, जब उसके ऊपर पड़ती है रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इट बिहेव, तो वो अपना व्यवहार दिखाता है लाइक अ मिरर, एक दर्पण की तरह। क्लियर है ना। मान लिया कि मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये बुक है, अगर ये एलन की है फिजिक्स हैंडबुक है, मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में अपने ज्ञान को ज्यादा बूस्टअप करने का। तो मेरे पास ये किताब है, अगर इस किताब को मैं इतना पॉलिश कर दूं कि अगर ये लाइट रेज ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जा रही है, तो ये बुक भी मेरी मिरर का काम कर सकती है, ये मिरर हो सकता है। क्लियर है ना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो मैंने कहा कि अ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट, एक ऐसा कोई सरफेस जो जब उसके ऊपर लाइट रेज पड़ती है तो वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो सरफेस मिरर की तरह काम करता है। और कहा कि जनरली, सामान्यतया, मिरर्स आर ग्लास पीसेस, किसके बने होते हैं? कांच के बने होते हैं। क्यों कांच के बने होते हैं सर? सर दीवार का क्यों नहीं हो सकता? अभी आपने तो कहा कि दीवार भी मिरर हो सकती है, तो कांच का ही क्यों बना होता है? तो मेरे प्यारे भाई, अगर दीवार को मिरर बना करके यूज किया जाएगा तो सोचो दीवार कितनी भारी हो जाएगी, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको कैरी ऑन करने में। इसलिए जनरली जो मिरर होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं। तो जनरली मिरर्स आर ग्लास पीसेस विच हैव, जिसके पास होता है ब्राइट शाइनिंग ऑन वन साइड, ग्लास के एक तरफ आपने देखा होगा कि जो है पॉलिश होती है, चिकनाहट होती है, और दूसरी तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता रहता है। समझ पाए? जैसे हमारे पास ये मिरर है तो इसके इस तरफ जो है पॉलिश होती है, और है ना एक साइड में, माने दोनों साइड लगभग ग्लास के, जिसमें हम चेहरा देखते हैं तो एक तरफ पॉलिश होता है, पॉलिश, और एक तरफ से हमारा चेहरा दिखता है, ठीक। लेकिन जो शीशा जैसे जो विंडो में लगता है या जो है कार में यूज होता है, तो उसके दोनों सरफेस तो शाइनी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं मिरर जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, उसका एक सरफेस तो पॉलिश तो होता है और एक सरफेस से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिसमें हमारा चेहरा दिखा करता है। समझ पाए? तो कोई दिक्कत की बात, तो मिरर से अवगत हो गए कि क्या है। तो हर एक चीज भैया मिरर हो सकती है अगर उसको पॉलिश इस तरह कर दिया जाए कि उसका सरफेस स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए और शाइनी हो जाए, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सके, तो दैट सरफेस विल बी कॉल्ड मिरर। क्लियर है ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आया? तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में।
कि सर मिरर के भी प्रकार हो सकते हैं क्या? मिरर भी कई प्रकार का होता है? तो जी मिरर भी कई प्रकार का होता है। आपने तरह तरह के टाइप के मिरर देखे हैं कि नहीं देखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं कुछ मिरर्स के उदाहरण आपको दूंगा जिससे डेफिनेटली आप अवगत हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जो मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भैया? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्लेन मिरर। क्या होता है मेरे लाल? क्या होता है? प्लेन मिरर। शिवम क्या होता है? प्लेन मिरर। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। आप अंदाजा तो लगा लिए होंगे कि गुरुजी क्या बताने वाले हो। हम समझ गए, आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको देख करके हम जान गए हैं कि आप क्या बताने वाले हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप हो ही इतना तेज, आपको तनिक सा आग देने की जरूरत है। आप रॉकेट तो पहले से हो, आपके अंदर इतनी आग है पढ़ने की, बस खाली से उसको तनिक चिंगारी मिल जाए। आप क्या नहीं कर सकते हो जीवन में, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो प्लेन मिरर दो मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। आपके समझ आ जाए, आपके दिमाग में एक कॉग्निटिव माइंड में एक छवि बन जाए, इसके लिए मैंने छवि दैट मींस इमेज लगा रखी है। याद करो, जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं, किसी मूवी को देखते हैं, तो उसका एक एक इवेंट हमारे दिमाग में छप जाता है। तो सर किताबों को पढ़ करके क्यों नहीं छपता? क्योंकि उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। जिस दिन किताबों को विजुअलाइज करने लगे हम, याद करो जो पहले का जमाना था, जब इतना ज्यादा मॉडर्न एरा नहीं आया था, टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं बढ़ी थी, तब जो किताबें थी उनमें सिर्फ इंफॉर्मेटिव बातें लिखी रहती थी, तो इसलिए वो किताबें बहुत लेंदी हो जाती थी, उनको पढ़ने में मजा नहीं आता था। लेकिन आज के दौर में जो किताबें आ रही हैं, देखो आप साइंस की क्लास 10th की साइंस की बुक देखो, एक से एक फिगर दिए गए हैं उसमें बच्चों को विजुअलाइज करवाने के लिए, ताकि उनके कॉन्शियस माइंड में एक छवि बन सके, एक इमेज बन सके, ताकि उनको याद ज्यादा लंबे समय तक रहे। क्लियर है ना? तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने का प्रयास किया है आपको, कि प्लेन मिरर की तरफ मैंने प्लेन मिरर लिया हुआ है और स्फेरिकल मिरर की तरफ मैंने स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है, जो कि बहुत बड़े बड़े होटल्स में या जिनका घर आलीशान बंगला जैसा है, वहां पर आपने ऐसे मिरर को देखा होगा। जाहिर सी बात है कि ये प्लेन मिरर की तरफ है तो मेरे भाई ये प्लेन मिरर होगा, और ये स्फेरिकल मिरर की तरफ है तो मेरे भाई ये स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल माने गोलाकार, स्फेरिकल माने गोलाकार, आपने देखा होगा। सर ये कौन सा है? प्लेन मिरर। सर इसी में हम अपना चेहरा देखते हैं। जी इसी में देखते हो अपना चेहरा। आपका चेहरा देखो ऐसे कुछ लगता है, एकदम हंसते हुए बढ़िया, बहुत बढ़िया लगते हो, एकदम मस्त, एकदम देखो एकदम हंसते हुए बहुत बढ़िया लगते हो। तो सर इसी में अपना चेहरा आप देखते हैं। सर इसमें भी कभी कभी हम चेहरा अपना देख लेते हैं, ठीक है ना? आगे चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया? पक्का? ठीक, आगे चलें। तो हम एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सर प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो घरों में जो आप सामने बढ़िया शीशा के देख करके बाल सही करते हो, गाना गाते हो, क्या गाना गाते हो? कोई कोई सा भी गाना गाते हो। मुझे तो कोई गाना आता नहीं, मैं तो सुना देता। तो आप जो बढ़िया गाना गाते हो गुनगुनाते हुए और ऐसे, है ना, गली में आज चांद निकला वाला गाना गाते हो ऐसे ऐसे करके, आज कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तो ऐसे गाते हो ना, तो उसी मिरर को प्लेन मिरर कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सर प्लेन मिरर जो होता है आर फ्लैट होता है। फ्लैट माने सर एकदम चौड़ा होता है। फ्लैट माने ऐसे होता है सर, फ्लैट, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ठीक है ना? तो जो प्लेन मिरर होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक है ना? चौड़े माने ऐसे समतल होते हैं, एकदम पैरेलल होते हैं। सरफेस मिरर्स, अब प्लेन मिरर्स आर फ्लैट सरफेस मिरर, माने उनका सरफेस जो होता है एकदम फ्लैट होता है, सपाट होता है। दीज आर प्रिपेयर्ड, जिनको तैयार किया जाता है, भाई इनको भी तो तैयार किया जाता होगा, क्यों शिवम? तैयार किया जाता होगा बाय ब्राइट पॉलिशिंग। ब्राइट पॉलिशिंग माने एक बहुत ज्यादा चमकीली पॉलिश कर करके ऑन वन साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास, अभी हमने कहा था ना कि मान लिया सर ये बार बार किताब उठा रहे हो, कहीं इसका प्रचार तो नहीं कर रहे हो आप? नहीं बेटा, मैं प्रचार नहीं कर रहा, मेरे पास यही एक किताब यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि हल्की है और इसलिए मैं बार बार डेमो के लिए यही उठा ले रहा हूँ। हेलो 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 हेलो,
तो चलो मैंने उस बुक को रख दिया भैया कि आप बार बार सोचो कि सर आप बार बार बुक उठा ले रहे हो कि प्रचार तो नहीं कर रहे हो। तो मैंने भैया मिरर ले लिया, आप मिरर देख रहे हो, मेरे बेसिन के पास लगा था मिरर, तो मैंने ले लिया। अब देखो इसको आप ऐसे देख लो और ऐसे देख लो, थोड़ा सा इसकी लुक पे मत जाइएगा, इसके फिजिकल अपीयरेंस में ना जाइएगा, क्योंकि इंस्टेंट मैंने निकलवाया है अभी शिवम से। तो जो है आप कहीं ये ना देखिएगा सर जी बड़ा गंदा शीशा ले लिए हो, आप तो बड़े गंदे आदमी हो। नहीं, मैंने शीशा गंदा लिया है, मैं गंदा आदमी नहीं हूँ। क्योंकि ये इंस्टेंट निकाला तो लगा था तो धूल गर्दा इसके ऊपर आ गया है। तो देखा आपने कि ये पहले इधर से देखो हमारे लोग का चेहरा दिख रहा है, आपका भी चेहरा दिख रहा है, देखो आप अपना चेहरा, वाह वाह एकदम हीरो लग रहे हो भाई, मजा आ गया, रोले काट दिया आपने तो, वाह वाह वाह, एकदम धुर्राटे काट दिया। ठीक, तो आप ये देखो कि यहाँ चेहरा दिख रहा है, लेकिन इधर देखो ये कुछ पॉलिश है, क्लियर है ना। अगर ये पॉलिश नहीं होती तो ये सिर्फ ग्लास पीस होता, माने ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस होता, क्लियर है ना। तो यही कहा गया है, देखो ये फ्लैट है, फ्लैट माने एकदम सपाट है, क्लियर है ना। तो माने प्लेन मिरर आर फ्लैट सरफेस मिरर, प्लेन मिरर जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस के मिरर होते हैं, और दीज आर प्रिपेयर्ड, ये तैयार किए जाते हैं बाई ब्राइट पॉलिशिंग। ब्राइट पॉलिशिंग माने उसके एक साइड पे बहुत ज्यादा चिकना शाइनिंग पॉलिश कर करके, ताकि दूसरे साइड से उसका रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके, क्लियर है ना। अगर इधर हम पॉलिश नहीं करते तो इधर से हमारा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, जब हमने इधर पॉलिश करवा दिया तो ये दिखने लगा। सर ये पॉलिश किस चीज का होता है? हाँ, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने पूछा कि सर ये पॉलिश किस चीज का होता है, तो मैं आगे ही एक्सप्लेन करने वाला हूं मेरे भाइयों कि इस पे जब ये ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस था तो इस पे ऐसी कौन सी पॉलिश कर दी गई कि यहाँ से वाह कितना सुंदर चेहरा हमारा दिखने लगा, क्लियर है ना। तो लोड लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, अपन बढ़िया से सीखेंगे, मस्ती में सीखेंगे और एकदम बिंदास सीखेंगे, तो तनिक भी आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है ना। तो मैंने उसको भैया साइड में रख दिया, कहीं गिर गया तो टूट टाट जाएगा, एक ही शीशा है, गरीबी बहुत है हमारे पास, क्लियर है ना। इतनी गरीबी है कि मैं किसी तरह से शीशा वहां से उठवा के लाया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आगे अगर हम चलें तो देखो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, यही वाला जो हमने दिखाया है, ये सुंदर सा है, कोई अमीर आदमी के घर में लगा होगा, उसने देखो फ्रेमिंग बहुत बढ़िया से करवा रखी है। तो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। जो मेटल होता है, मेटल उसमें से जो सिल्वर होता है माने चांदी, सिल्वर माने चांदी, बेटा आप जानते होंगे। सर हिंदी ना बताइए, हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं जी, मैं बहुत अच्छी बैच को पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे बच्चों के बीच में हूँ, ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, मैं मानना क्या, आप लोग बेहतरीन हो, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है मेरे लाल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप हीरो हो अपने आप में, ठीक है ना। तो सिल्वर को चांदी कहते हैं। तो कहा गया कि जो चांदी का मेटल है, माने चांदी मेटल ही है, सिल्वर क्या है, मेटल ही तो है, इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स माने जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, माने जैसे ये चांदी है, चांदी के ऊपर ये लाइट पड़ रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना। जिससे चांदी क्या दिखाई पड़ती है, याद करो एकदम चांदी बढ़िया चमकीली दिखाई पड़ती है। जो चांदी का आभूषण पहनती हैं, आपके घर में मम्मी पहनती होंगी, है ना, और जो आपके घर में जो है माता बहनें होंगी वो पहनती होंगी, तो चांदी का आभूषण, ये आप भी कभी अंगूठी अंगूठी पहनते होंगे, तो देखो पॉलिशिंग जब उस पर बढ़िया करवा दी जाती है तो वो शाइनी हो जाता है, मान एकदम ब्राइटनेस हो जाता है, जब उजाले में रखो तो ज्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर्स होता है, लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। और मेरे भाई आपने देखा होगा मोटरसाइकिल वगैरह का जो आगे का वाइजर होता है, आगे का जो हेडलाइट होता है, जहां पे बल्ब लगा रहता है, बल्ब के चारों तरफ एक सिल्वर कोटेड पेंट होता है, वो भी एक प्रकार के रिफ्लेक्टर्स का ही काम करता है। ये बहुत सारी टॉर्च आती हैं जिसमें छोटा सा बल्ब लगा तो रहता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो है रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं। जैसे मान लिया ये मोटरसाइकिल का बल्ब है और यहाँ पे बढ़िया बल्ब लगा हुआ है, ठीक सर, और इसके यहाँ पर आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट पेंट का ऐसे बहुत अच्छा सा शाइनी एकदम चमकीला सा रिफ्लेक्टर्स पेंट लगा रहता है, जो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ताकि उसकी बीम ज्यादा दूर तक जा सके। समझ में आया ना? बहुत अच्छे से। मोटरसाइकिल के आगे वाले हिस्से में जहाँ पे हेडलाइट आगे होती है वहां पर देखिएगा बल्ब के चारों तरफ आपको शाइनी सा सिल्वर कलर कोटेड का एक पेंट दिखेगा, वही आपका सिल्वर पेंट का रिफ्लेक्टर्स है, ठीक है ना। चलिए आगे, पक्का समझ में आया। तो आपने प्लेन मिरर देखा कि प्लेन मिरर भैया
फ्लैट सरफेस मिरर होते हैं और इनका एक तरफ का जो हिस्सा होता है उसे पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन होने लगता है और जो सिल्वर मेटल होती है वो सबसे अच्छी रिफ्लेक्टर्स मानी जाती है। क्या मैं यहाँ तक आपको समझाने में कामयाब रहा? क्लियर है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो सुरेश, समझ में आ रहा है अच्छे से? विनोद, आशीष, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मुकेश, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? शिवम, कोई दिक्कत की बात? चलें आगे। ओके, अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें प्लेन मिरर की, जाहिर सी बात है प्लेन मिरर है तो इसकी कुछ खासियत होगी, बहुत सारी खासियत होती है, तो ऐसे कुछ खासियत हम आपके सामने उसकी बताने वाले हैं। प्लेन मिरर कह रहा सर हमारी खासियत बताने जा रहे हो, अच्छी ही खासियत बताएंगे भाई, चिंता ना करो, बहुत अच्छी खासियत बताएंगे। प्लेन मिरर घबरा रहा था कहीं सर आप मेरी बुराई तो नहीं करने जा रहे हो, तो मैं क्यों बुराई करूंगा, उसकी खासियत, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, जो उसकी अच्छाइयां हैं और सब कुछ उसके बारे में हम सीखेंगे। पहला क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल टू इंफिनिटी। फोकल लेंथ, सर ये फोकल लेंथ कौन सा टर्म आ गया आपने यूज कर दिया, तो सर इसको कहते हैं हिंदी में फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी, ठीक है ना? फोकस दूरी सर क्या होता है, जो फोकस की दूरी होती है वही फोकस दूरी जी। लगभग अभी सेंस लगा सकते हो कि जो फोकस की दूरी होती है वो फोकस दूरी है, अभी मान लो ऐसा, छोटा छोटा बच्चों वाली बातों में मान लेते हैं। बाकी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मिरर के आगे, जब आगे में बढ़ूंगा तब आप इस लेक्चर में जब देखते जाएंगे तो आपको सब क्लियरिटी होती जाएगी मेरे भाई, तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है? तो जो इसकी फोकल लेंथ होती है सर इन्फिनिटी होती है, माने अनंत तक होती है। कैसे होती है सर, एक कोई डेमो दे दो तो हम जान जाए। तो आपने देखा होगा कि आप गए नाऊ की दुकान पे बाल कटाने, जो बार्बर है उसकी दुकान पे बाल कटाने गए हैं, तो जो बार्बर है वो आपको इस चेयर पे बैठा दिया, यहाँ पर आपको बैठा दिया बाल काटने के लिए, ठीक, और आपके पीछे भी एक मिरर उसने लगा रखा है, शिवम देखा है आपने, और एक मिरर कहाँ लगा रखा है, आपके सामने लगा रखा है, ठीक है ना, जिसमें आप अपना गोलू सा चेहरा यहाँ पर देखते हो और कहते हो वाह मजा आ गया, और ये है आपका पीछे का हिस्सा जिसको बोलते हैं गुद्दी, ये वाला। तो जब आप ऐसे बैठे हो तो सामने तो चेहरा दिख रहा है, लेकिन सामने ही वाले जो है मिरर में आपके इस वाले पीछे वाले हिस्से का भी इमेज दिख रहा है। क्लियर है ना? और ऐसे ऐसे ये इसका इसका लाइट यहाँ गया, इसका लाइट यहाँ गया, इसका लाइट यहाँ गया, इसका लाइट यहाँ गया, ऐसे अनंत अनंत जो है आपको इमेज उस मिरर में दिखते चले जाएंगे, इसलिए उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है सर? अनंत होती है। जब दो मिरर को आप आपस में सामने ऐसे रखते हो फ्लैट मिरर को, तो उसका इमेज एक दूसरे में ही अनंत दूरी तक बनता चला जाता है, उसकी फोकल लेंथ अनंत हो जाती है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? और अगर ये डेमो जो है देखना चाहो तो आप किसी भी बार्बर की दुकान पे चले जाना, आपको देखने को मिलेगा कि आप ऐसे झुक के देखोगे तो अनंत फिगर आपके इस खोपड़ी के बनते नजर आएंगे, माने उसका कभी खात्मा नहीं होगा, कभी वो खत्म नहीं होगा, उसका एंड कभी नहीं होगा। क्लियर है ना? तो पहली प्रॉपर्टी में ही इसने धुआं मचा दी। सर दूसरा प्रॉपर्टी क्या, देखो प्लेन मिरर कह रहा वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी बहुत बढ़िया तारीफ कर दी। जी बेटा, मैं चिंता ना करो, मैं आपकी तारीफ ही करूंगा, ठीक है ना? A plane mirror makes an image of object placed in front of it। माने कोई प्लेन मिरर है, जैसे मैं फिर से प्लेन मिरर ले रहा हूं, जैसे ये कोई प्लेन मिरर है तो कह रहा है कि प्लेन मिरर के सामने ही अगर किसी वस्तु को रखोगे तब उसका इमेज बनेगा। जैसे ये प्लेन मिरर है तो जब आप इसके सामने ही खड़े होते हो तब ना आपको चेहरा दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि देखो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप जैसे मैं इधर हूँ और शीशा का मुंह उधर है, तो क्या मेरा चेहरा उसमें दिख रहा है? मतलब मैं अपना चेहरा खुद देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को मेरे भाई एकदम प्लेन मिरर के सामने होना आवश्यक है। देखो ये मेरी पेन है और मैं इसके सामने जब लेके आता हूँ तो यहाँ पर शिवम आप दिख रहे हो क्या इसमें? देखो इसमें शिवम भी दिख रहे हैं पीछे, तो आपको शिवम का चेहरा भी रिवील हो गया कि शिवम कौन है आज। मैं दिखाना नहीं चाहता लेकिन गलती से दिख गए। तो ये प्लेन मिरर के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तब जाकर के इमेज हमारी बनती है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत की बात? तो दूसरा हो गया कि आप प्लेन मिरर तभी किसी वस्तु का इमेज बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनाता है जब वो ऑब्जेक्ट उसके एकदम इन फ्रंट माने एकदम सामने सामने रखी हो, एकदम सामने सामने से खड़े हो। क्लियर है ना? तीसरा क्या है प्रॉपर्टी? आओ तीसरा देखते हैं बेटा।
तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहा इसने, द इमेज फॉर्म्ड बाय सच मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इस प्रकार के मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, माने सीधा होता है। जिसे आपने देखा अभी जब मैं पेन लगा रहा था तो पेन अगर ऐसे है तो ऐसे ही इमेज बन रहा था, ऐसा नहीं कि पेन ऐसे है तो ऐसे बन रहा था। एक बार और लेना पड़ेगा, चलो एक बार और ले लूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैंने पेन लिया तो पेन का निब जो है नीचे है, तो इसमें इमेज में भी पेन का निब नीचे है। अगर मैं पेन का उल्टा करता हूं पेन को, तो पेन भी ऊपर की तरफ जो निब है हो जाती है, उसका जो है मोटा वाला हिस्सा नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो इरेक्ट माने एकदम सीधा, और वर्चुअल माने, देखो वर्चुअल आभासी है कि नहीं है, माने इसमें पेन का इमेज बन रहा है, लेकिन आपको मालूम पड़ रहा है कि उधर से कोई एक आदमी है जो उधर से भी एक पेन दिखा रहा है, तो उधर झांक के देखो कुछ है, कोई नहीं है, माने ये एक इमेजिनेशन है, इमेजिनरी इमेज है, समझ पाए, एक आभासी प्रतिबिंब है जो उधर से हमको दिख रहा है, ठीक है ना। वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो जो भी प्लेन मिरर में, याद रखिएगा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसमें एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्लेन मिरर, इन द प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड, कैसे बनती है, तो लिखा रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड जो है अपोजिट, ऐसे से तमाम ऑप्शन रहेंगे, तो उनमें से एक ऑप्शन आप लगा दोगे इरेक्ट एंड वर्चुअल, कोई दिक्कत की बात, चिंता नहीं है ना। कॉन्सेप्ट जितना समझोगे मेरे भाई, क्वेश्चंस आप उतने ही अच्छे करके आओगे, मेरी गारंटी है। आगे, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, माने अभी देखा आपने कि जितने साइज की मेरी ये ऑब्जेक्ट थी, मेरी पेन थी, उतनी ही साइज का इमेज उस मिरर में बन रहा था। अब बार बार तो उसको ले नहीं सकता, मैं बार बार लूंगा तो बार बार आपको मेरे जो है शीशा लेके ही पूरे क्लास में टहल रहे हैं, है ना, शीशा वाले सर के नाम से फेमस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जितना भी वस्तु का साइज होगा सर, उतने ही साइज का इमेज उसमें बनेगा, तनिक भी 19-20 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज है वो बराबर है किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक। अगला है कि दीज मिरर्स आर एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन ये बहुत उम्दा टॉपिक है कि लैटरल इन्वर्जन क्या है। तो सर लैटरल इन्वर्जन आप समझिए कि ये मान लीजिए कि मिरर है, क्या शिवम, ये मान लीजिए मिरर है और इसके सामने आपने P ऐसे लिखा है, तो मिरर में आपको P इस तरह दिख रहा होगा, माने जब आप सामने खड़े होते हैं मिरर के, तो आपका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है मिरर में राइट हो जाता है, और आपका जो राइट वाला हिस्सा होता है मिरर में लेफ्ट हो जाता है। सामने ही खड़े होकर के जब आप मिरर में देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट है वहां मिरर में राइट हो जाएगा, और जो आपका राइट है वो मिरर में लेफ्ट हो जाएगा। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन ऑफर्ड बाय द प्लेन मिरर, क्लियर है ना। तो इन द फिफ्थ टॉपिक, these mirrors exhibit माने it shows, दिखाता है, the phenomenon of lateral inversion, lateral inversion माने जो है हमारा लेफ्ट उसमें राइट हो जाता है, उसका राइट इसमें लेफ्ट हो जाता है। Am I clear? क्लियर है ना, पक्का समझ में आया। सर अगला प्रॉपर्टी है इसका कि when a ray of light, मैं इसको मिटा दूं, भी कुछ चीजें लेनी है मुझे ताकि मैं समझा पाऊं अच्छे से, कोई दिक्कत की बात, पक्का, ठीक। सर अगली प्रॉपर्टी क्या है, when a ray of light strikes on a surface, किसी सरफेस से टकराती, स्ट्राइक माने टकराना, at an angle of incidence, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो घबराओ ना, एक प्लेन मिरर हम बना लेते हैं, ठीक है, एक प्लेन मिरर बना लें, एक प्लेन मिरर छोटा सा बना लें, तो कोई मिनट गड़बड़ हो गया, एक प्लेन शिवम, ये है प्लेन मिरर, ठीक, और ये मान लिया प्लेन मिरर है, दिख रहा है ना भैया, कोई दिक्कत की बात, ये प्लेन मिरर है, बहुत ध्यान से समझो, आपको छोटा सा इमेज बना लिया मैंने समझाने के लिए। कह रहा हुआ है ना, रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टकराती है ऑन अ सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, माने एक ऐसा रे जा रही है और ये इस सरफेस से टकरा रही है, ठीक है ना, पक्का। तो इस सरफेस पे जो टकरा रही है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, माने ऐसे 0 एंगल बना रही है, 0 पे टकरा रही है, तो जब टकराएगी 0 एंगल पे टकराती है तो टकरा करके उसी मार्ग पे वापस भी आ जाती है, समझ पाए। अब ये प्लेन मिरर में हो गया, सर अगर मिले
अगर मिरर आप ऐसे कर्व्ड भी ले लेते हो, जिसके एक तरफ ऐसे सर पॉलिश है, ऐसे पॉलिश है, तो अगर कोई लाइट रे जा रही है ऐसे एट अ 0 डिग्री इंसिडेंस पे, तो 0 डिग्री इंसिडेंस पे जो लाइट जाती है वो उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। यहाँ पर भी इंसिडेंस एंगल क्या है सर? 0 है, 0 डिग्री। कोई दिक्कत की बात? तो मेन फिनोमिनन क्या है कि अगर किसी मिरर के सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंस एंगल 0 पर अगर कोई लाइट जाती है, स्ट्राइक होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी मार्ग पर वापस भी आ जाती है। देखो 0 डिग्री इंसिडेंस ऑफ एंगल पे जा रही है और टकरा करके उसी मार्ग पे वापस आ जा रही है। ऐसे यहां से जा रही है और वापस आ जा रही है। ठीक है ना? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक, तो यही अगली प्रॉपर्टी थी हमारी यहाँ पर 0 डिग्री पे। देन इट बाउंस बैक ओरिजिनल पाथ। तो बाउंस बैक माने उसी पे वापस आ जाती है, एट अ ओरिजिनल पाथ, उसी ओरिजिनल पाथ पे वापस आ जाती है। तो मेरे लाल लालियों, मेरे भोले भाले नन्हे मुन्ने साथियों, बच्चों, क्या आपको ये चीजें समझ में आई? क्लियर है ना? अगर आ रही तो धुआंधार कमेंट करिए बहुत अच्छे से। आपके कमेंट से मनोबल मेरा हाई हो जाता है और पढ़ाने का बहुत ही अच्छा मन करता है। और भी आप कमेंट में मुझे सुझाव बता सकते हैं कि सर आप इस तरीके से पढ़ाया करिए, या अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहें, कोई तरीका देना चाहें, कोई इनोवेशन मैं कर पाऊं, कोई नया ढंग से पढ़ा पाऊं, तो आप मुझे ये सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं और मैं मानता हूं कि जो इंसान सीखता रहता है उम्र भर, वही अच्छा कर सकता है। कहते हैं सीखने की कला हमेशा उम्र भर जारी रखनी चाहिए, नहीं तो इंसान मरे हुए के समान हो जाता है। तो मैं हमेशा एक अच्छा लर्नर रहा हूं और रहूंगा भी। आप बच्चों के लिए बेहतर बनाने के लिए, आपका भविष्य जो भी अच्छा हो पाएगा, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और करता रहूंगा। आगे चलें और अगला टॉपिक क्या है पढ़ते हैं। तो सर ये है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। सर अभी आपको हमने बताया ना कि अभी शीशा लेकर के आपको पेन दिखाया कि इसमें देखिए ऐसे बन रहा है। तो प्लेन मिरर में इमेज बनता कैसे है, कैसे वो उसके दर्पण के पीछे दिखाई पड़ता है, ये चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन, माने प्रतिबिंब का बनना ऑन फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के द्वारा। क्लियर है ना? तो पहले इसके साइंटिफिक थ्योरी के बारे में देखते हैं, फिर इसका कुछ हमने इमेज लिया है और हमारे पास मिरर है, तीनों को मिला करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज। एक प्लेन मिरर अपना इमेज बनाता है बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। किसके कारण? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेक्चर नंबर 2 में रेगुलर और इरेगुलर दो टाइप के रिफ्लेक्शन की बात हमने की थी। अगर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 2 जाकर के पहले देखिए। तो यहाँ पर कह रहा कि अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज, माने एक प्लेन मिरर इमेज को बनाता है बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एक बात होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ऑफ लाइट का फ्रॉम इट्स फ्लैट सरफेस, उसके फ्लैट सरफेस से। मान लिया कि ये हमारा कोई फ्लैट सरफेस है और देखो रेज ऑफ इंसिडेंस आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक ही डायरेक्शन में सब जा रही हैं, यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। द इमेज appears as it's located behind the mirror। और इसके बाद जब ये लाइट रेज चली जाती हैं तो उसका वर्चुअल तरीके से कुछ लाइट रेज पीछे की तरफ यहाँ पर बनती हैं और इसी को एक वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। इस इमेज का क्या नाम है? वर्चुअल इमेज। क्या नाम है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, दैट मीन्स काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है। क्लियर है ना सर? कोई दिक्कत की बात? सिर्फ दर्पण के पीछे आपको दिखाई पड़ता है कि वहां पर बना हुआ है। अगर आप दर्पण में छोटे रहे होंगे जब, तो दर्पण में पीछे झांक झांक के देखते रहे होंगे कि आखिर में बाबू है कहाँ पे। ऐसे कहते ना, बाबू जहाँ ऐसे करके, फिर बाबू ऐसे ऐसे करके देखते हैं, है ना? तो आपने बचपन में ऐसा किया होगा। क्लियर है ना? तो ये था इसका साइंटिफिक थ्योरी कि कैसे बनता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण माने इंसिडेंट रेज ऐसे आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं और ये कुछ पीछे की तरफ मिलती हुई जहां पर प्रतीत होती हैं, वहीं इसका सर क्या है? इमेज है। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, समझा भी दे रहा हूं। ये है ऐसे फ्लैट मिरर, ऐसे लिया गया है, ठीक है ना? ऐसे लिया गया है। तो जब इस पे लाइट रेज आएंगी, ये वाली सारी लाइट रेज आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं और आ करके कुछ लाइट रेज जा तो रही हैं और कुछ उसका हिस्सा अंदर की तरफ, इसके अंदर जो इमेज बन रहा है, ऐसे झांक करके देखोगे तो अंदर इमेज है ना? तो वो वर्चुअल इमेज है, माने यहाँ पर जो इमेज बन रहा है इसके अंदर कहीं यहाँ पर बन रहा है। देखो यहाँ पर कहीं बन रहा है,
ठीक है ना। तो इसके अंदर जो दिख रहा है वो वर्चुअल है। अब इसके यहाँ देखो एक्चुअल में कहीं इसके कोई रे आ रही निकल के, लेकिन नहीं आ रही है। ऊपर से जो लाइट रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होकर के उधर जा भी रही होगी, ठीक, और अंदर की तरफ भी ये वर्चुअल तरीके से मिल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है और इस प्रकार के जो है मिरर से इसका इमेज बन जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस इमेज से रिलेटेड हैं। कैसे, तो पहला की पॉइंट है जो आपको हम बताना चाहेंगे, पहला है कि लाइट रेज फ्रॉम यू हिट द मिरर। बनने का रीजन है माने होना चाहिए, शुड बी, है ना, शुड बी फॉर मिरर, शुड बी फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन माने होना ही चाहिए, नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए, पहला कि लाइट रेज फ्रॉम यू हिट द मिरर। जब आप मिरर के सामने खड़े होते तो आपसे जाने वाली लाइट रेज पहले मिरर को हिट करती है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा स्टार, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है पहले मिरर को हिट की है। यहाँ पर देखो इस मिरर को क्या की है सर, हिट की है। मैं कलर का पेन दूसरा ले लूं, मैं पेन का कलर दूसरा ले लूं, तो ये हिट की है, लाइट रेज ये हिट की है, ठीक। दूसरा टॉपिक कि these rays reflect off the mirror according to the law of reflection। तो जैसे ये यहाँ पर इंसिडेंट रे माने IR दैट मींस इंसिडेंट रे आ रही हैं और ये स्मूथ सरफेस पे टकरा रही हैं, टकराने के बाद देखो क्या हो रही हैं, इधर की सब तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को शिवम फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है कि these rays रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ऑफ द मिरर से अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। तो जब हो जाता है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने होते हैं वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं नॉर्मल खींचूं ऐसे, देखो यहाँ पर पतला पतला अगर नॉर्मल खींचूं छोटा छोटा, तो हर एक चीज में देखो आर और आई बन रहा है। बहुत छोटा छोटा बना रहा हूँ, हो सकता है पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, हर जगह आई आर यहाँ पर देखो बन रहा है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा। अगली टॉपिक में क्या कहा इसने, अगली प्रॉपर्टीज में क्या कहा, देखो अगली में कहा कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे जब ऐसे निकल जाती हैं तो इनको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में सबको मिलाया जाएगा तो एक किसी बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। माने यहाँ पर सबको मिलाने पर, देखो सबको मिलाने पर बिहाइंड में कहीं पर यहाँ पर मिल रही है, और यही इस ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज है। क्यों शिवम, इस ऑब्जेक्ट का माने स्टार का यही तो इमेज है, ये हमारा क्या है, स्टार तो दिया था ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो योर ब्रेन जो हमारा दिमाग होता है या आपका जो दिमाग होता है एक्सटेंड्स द रेज बैकवर्ड एंड यू सी एन इमेज बिहाइंड द मिरर। तो हमारा जो दिमाग होता है वो उसको फॉलो करता है कि योर ब्रेन एक्सटेंड माने दर्शाता है द रेज बैकवर्ड की लाइट कहीं पीछे से आ रही है और एक इमेज यहाँ पर बन रहा है। हमारा दिमाग मान लेता है कि हाँ भैया उसमें मिरर में इमेज बन रहा है। तो दीज आर द प्रोसेस बाय विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। क्लियर है ना, पक्का समझ में आया, ठीक। आगे बढ़े तो सर ये था जो भी हमने बात किया था कि लैटरल इन्वर्जन क्या है। तो इफेक्ट ऑफ लैटरल इन्वर्जन आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ये क्या है। तो हमने जो भी बताया था कि भैया ये प्लेन मिरर है, ये क्या है हमारा, ये प्लेन मिरर है। कोई प्लेन मिरर कौन सा, ये पूरा जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये कि कौन वाला, ये जो प्लेन मिरर ये वाला हमारा प्लेन मिरर बीच में लगा हुआ है। और इधर हमने पी रखा है, तो देखो लाइट रेज आ रही है, उसका वर्चुअल तरीके से यहाँ पर लाइट रेज मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है सर, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड अपोजिट भी कह सकते हो। ऐसा सर ये डी है, ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट का मतलब समझ लो डी फॉर ध्रुवा, और यहाँ पर इस डी का ये डी ऐसे बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा। ये प्रोसेस है लेटरल इन्वर्जन का, ये फिनोमेनन है लेटरल इन्वर्जन का। समझ में आया। और यहाँ पर कुछ बातें हम आपसे और डिस्कस कर लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो मैं कुछ समझाना चाहूंगा आपको, ध्यान से समझिए और बहुत ही मन लगा के समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक। सर एक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, है ना, द मेन प्रॉपर्टीज या द वन ऑफ द प्रॉपर्टी, द वन ऑफ
दी, है ना, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर क्या है सर, ये क्या बताने वाले हो, है ना। तो मैं बताने ये वाला हूं मेरे भाई कि अगर मान लिया कि मेरी हाइट, माना लेट अस कंसीडर मान लिया कि मेरी हाइट, मैं जो हूं, या मान लिया कोई रामलाल है, मान लिया कि कोई रामलाल है, एग्जांपल मान लूं कि दी हाइट ऑफ रामलाल, दी हाइट ऑफ रामलाल सा बच्चा कोई है, रामलाल इज कितना है शिवम, मान लो 190 सेंटीमीटर, है ना। देन, है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर in which he wants to see his full image। सर ये क्वेश्चन के जरिए हम समझाना चाहेंगे एक विशेष प्रॉपर्टी को। माना हमारे पास कोई रामलाल नाम का एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 190 सेंटीमीटर, और वो रामलाल बच्चा चाहता है कि उसका पूरा सिर से पांव तक जो इमेज है वो पूरा उस मिरर में बन जाए, उसको देख पाए वो अच्छे से अपने शरीर को। तो कितने सेंटीमीटर हाइट का मिरर होना चाहिए ताकि उसके पूरे शरीर का, माने जो 190 सेंटीमीटर जो उसका हाइट है शरीर का, वो पूरा इमेज दिख जाए। तो है ना बढ़िया प्रश्न, एक है ना यूनिक प्रॉपर्टी कि सर ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने बता दी, ये तो भी आपने बताई नहीं थी, है ना। तो इसमें फिजिक्स में कहा गया है कि सर अब हम यहां पर बताते हैं रामलाल क्या है, रामलाल देखा जाए तो रामलाल क्या एक ऑब्जेक्ट ही तो है भाई। मिरर के सामने या तो इस पेंसिल को रख दो या हमको खड़ा कर दो, दोनों तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ही होंगे, कोई रिश्तेदार तो है नहीं प्लेन मिरर है। तो रामलाल जो खड़ा है मिरर के सामने वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और जो इमेज बन रही है वो तो इमेज ही है, कोई दिक्कत की बात, वो तो इमेज ही है ना। तो इसका प्रॉपर्टी का जो फार्मूला है कुछ इस तरह से है कि हाइट ऑफ मिरर, H फॉर हाइट, मैं व्हाइट पेन ले लूं ताकि बढ़िया से चल जाए, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका फार्मूला है कि हाइट ऑफ मिरर, जो मिरर की हाइट होती है, जब हम जाएंगे दुकान पे लेने तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी उसके सामने मिरर के रखोगे उसकी हाइट जो भी होगी उसका आधा साइज का अगर आप क्या कटवा लो, शीशा कटवा लो मेरे भाई, तो उसमें उस इंसान का, माने जो रामलाल है, वो अपना पूरा इमेज अच्छे से देख पाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके तमाम सी जो जिस भी पब्लिकेशन की आप किताब पढ़ते हो बेटा, उसमें ये प्लेन मिरर के टॉपिक्स के बाद दिए होंगे न्यूमेरिकल, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया है, मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो सर ये तो ठीक है लेकिन उत्तर कौन बताएगा, आप तो निकले जा रहे हो इतना समझा करके। नहीं बेटा, मैं जा नहीं रहा था, मैं ये कह रहा था कि हाइट ऑफ मिरर जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आधी होगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा सर, तो सॉल्यूशन इस प्रश्न का ये है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, समझो। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है रामलाल की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माने रामलाल कितनी है, 190 सेंटीमीटर, क्यों शिवम। और हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ, एम फॉर मिरर, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच एम का मतलब हाइट ऑफ मिरर। तो हाइट ऑफ मिरर का क्या है, तो हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है शिवम, 190 सेंटीमीटर और अपॉन 2। तो ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। तो हाइट ऑफ मिरर बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। तो यहाँ देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 190 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर और बाई 2। तो अगर हम 2 से काट दें इसको, किससे काट दें, 2 से, तो देखो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 कट गया। तो हमारा आंसर कितना आया सर, हमारा आंसर आया 95 सेंटीमीटर। तो आपने देखा जो रामलाल है
जो हमारा रामलाल था उसको कितने सेंटीमीटर का शीशा खरीदना चाहिए? उसे 95 सेंटीमीटर का शीशा खरीदना चाहिए ताकि वो अपना फुल इमेज वहां पर वो देख सके। ठीक है ना, पक्का? तो आइए कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए थे वो ये है। क्वेश्चंस ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ, एक ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ की है, इज केप्ट रखी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, तो चलो एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक, एक प्लेन मिरर आपके लिए मैंने बना लिया। मिरर जो है व्हाइट होता है, और कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है। अच्छा, ऊपर ऑब्जेक्ट रहती है, ओके, ठीक है ना शिवम, ऐसे बना लिया। एरो को मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है हमारी, और इसकी हाइट कितनी है? इसके बराबर है, ठीक, बराबर है। और इसका कलर वलर दे दो, नहीं तो फिर जो है समझ में नहीं आएगा लोगों को, ये कलर है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक, और इसकी हाइट कितनी है शिवम? हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये मिरर है, ये हमारा क्या बेटा? ये मिरर है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, ये हमारा मिरर है। अब कह रहा है कि मिरर के सामने, मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? दुर्भाग्य से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है ना। तो इसका जो इस मिरर में इमेज बनेगा, इसका जो इस वाले ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज बनेगा, वो कितनी दूरी पर बनेगा? हाउ मच विल बी द लेंथ, माने सॉरी उसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ माने उसकी लंबाई क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की जो मिरर में बन रही है। तो देखो लगभग, जैसे अगर ये हमने भी बताया मिरर को लेकर के, अभी बताया ना कि जितनी हमने क्या बताया कि ये प्लेन मिरर है, और ये पेन की साइज जो है अगर इसके सामने जितनी भी साइज है पेन की उतनी तो इमेज इसमें बनेगा, है ना। अगर मान लिया 4 सेंटीमीटर की है तो इसमें इमेज कितना बन रहा होगा? 4 का बन रहा होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो इस प्लेन मिरर के अंदर जो है इमेज कितना बन रहा होगा? 10 सेंटीमीटर का बन रहा होगा। माने जितना साइज किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा, उतना इस इमेज, इस मिरर के अंदर बन रहे इमेज का होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप बताओ कि इस इमेज का, माने जो ये इमेज है जो मिरर के अंदर बन रहा है शिवम, ये इसका साइज क्या होगा? बताओ क्या होगा? सर 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा सर? 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आपने बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है सर उतना ही उसमें बन रहे इमेज का साइज होता है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। सर आया समझ में अच्छे से? बढ़िया। अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखना यस सर, बहुत अच्छा कमेंट करिएगा। और समझ में अगर आया है तो, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन कुछ ये है कि द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया था, जो सवाल वही पे है। एक आदमी की जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल बी द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मतलब प्लेन मिरर कितना लंबा होना चाहिए? इज रिक्वायर्ड कि मतलब होना चाहिए या जरूरी है फॉर हिम, उसके लिए, टू सी हिज फुल इमेज, कि अपना वो इमेज पूरी तरह से देख पाए। तो जो पर्सन है, जो पर्सन है, पर्सन माने आदमी जो है वो देखना चाह रहा है अपना इमेज, वो क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही तो है, एक प्रकार का क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने क्या बताया मेरे लाल कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ मिरर निकालना है। तो फार्मूला हमने क्या बताया था? अभी फार्मूला हमने क्या बताया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ मिरर बाई 2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 170, है ना, सेंटीमीटर, और अपन 2, तो कितना कटेगा? 85 सेंटीमीटर। आया आंसर सही से? कोई दिक्कत की बात? पक्का? तो ये हमारा होगा आंसर, ठीक।
ये हुआ हमारा आंसर। तो देखा आपने, समझ में आया न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत की बात? पक्का? तो आज का लेक्चर इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने समझा और मुझे भी समझाने में आपको बहुत मजा आया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपने बाकी लेक्चर्स में भी बताया हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आप अपडेटेड रह सकते हैं हमसे, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। मैं पीडीएफ वहाँ पर डाल दूंगा और आप प्राप्त कर लोगे। अभी तक किसी बच्चे ने मेरे पास ऐसा मैसेज नहीं किया कि सर पीडीएफ हमको दे दीजिए। जिस दिन आप पीडीएफ मांगना शुरू करोगे, जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया, आपके हिसाब से ज्यादा जितना आप पढ़ पाओगे उससे कहीं ज्यादा मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा और आपके पढ़ाई में बहुत अच्छी सी वृद्धि होने लगेगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी, और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ और अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। और मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।